बहने वाली नदियों के रास्ते को बाधित किया। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि नदियां अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। बात यह है कि जो भी मैं लाइन बोल रहा हूं वो लाइन आपको पूरी पूरी नहीं लिखनी है, बल्कि उनके की टर्म्स आपको लिख लेने हैं। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कितना तैयारी किया है, आपने क्या फैक्ट दिए हैं, ये मतलब नहीं है। आपकी भाषा भी परिशुद्ध होनी चाहिए और बैठ करके इसे नोट्स बनाना प्रारंभ कर देना है। ये आप खोल लेना है। दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे आप खोल के देखना है। समझ गए? सोना नहीं है। देखो यहाँ पे इसे, अगर ये दोनों प्लेट टकराएंगी, बीच में क्या था? टेथिस सी था। डल झील महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। क्या आसपास के सारे क्षेत्र हम देख लेंगे, सारा क्षेत्र देख लेना है। रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला। ये तो अगर आप ये वीडियो लंबी है तो इसको आप 1.5 स्पीड में करके देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब में आप जाएंगे, अगर आप यूट्यूब को आप देखेंगे, यानी कि ये घास के मैदान है जहां पर भूटिया लोग गर्मियों में चले जाते हैं। ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा और गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। और जब कंक्लूड करूंगा इस पूरे यूनिट को, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये लिख करके एश्योर करके 100 नहीं 110% बोल रहा हूं। बस लिख गया। ये है नमचा बरवा, और इसमें क्या है? नमचा बरवा पीक। जहाँ रेड कलर का आपको दिखा है ना, इसका पोजीशन दिखाया हुआ, ये है नमचा बरवा पीक। अच्छा आप ये समझ रहे थे कि वो अच्छा झूम झूम का कृषि करते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं समझना। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत ऐसा लिखना। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, है ना? तो ये किधर है? नॉर्थ टू साउथ लिखना। मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, जो मृद और असंगठित चट्टानों से बना है। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे शिवालिक हिमालय, और मैंने आपको शिवालिक हिमालय प्रारंभ किया था और वहीं पर हमने क्लास को स्टॉप किया था। एक और हिमाचल के बीच अनुदैर्ध्य घाटियां मौजूद हैं। अनुदैर्ध्य घाटियां मौजूद हैं। अनुदैर्ध्य घाटियां मतलब है जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की, जब हम जाते हैं तो जो बीच में घाटियां पड़ती हैं उन्हें हम अनुदैर्ध्य घाटियां कहते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य घाटियां मौजूद हैं जो कि पहाड़ों के समानांतर फैली हैं। यहाँ तक कर लिया था। अब आप ऐसा करें, इसमें आपको बार बार दून और द्वार दो नाम के शब्द आएंगे। आप पहले इन्हें लिखें। ऐसा आप लिख लेना है, इस प्रकार से, इस तरीका से लिख लेना है, इसे नोट करके लिख लेना है। आप बार बार ये आएगा आपके इसमें, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, जिनके बाद में द्वार और दून लगा होता है। आप एक बार इसे लिखेंगे इसे। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण लिखना। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण, शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण अवसाद मैंने बताए थे क्या थे? रेत, पत्थर, गाद, बजरी, मलबा आदि सब कुछ अवसाद होते हैं। समझ गए? लिखना शिवालिक पहाड़ी का निर्माण अवसादों, ब्रैकेट में लिख लेना, रेत, पत्थर, बजरी एटसेट्रा आदि आदि के संचयन से हुआ था। प्रारंभिक चरणों में इन अवसादों ने हिमालय की उच्चतर पहुंच से बहने वाली नदियों के रास्ते को बाधित किया। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि नदियां अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, तो आपको भी नदियों को फॉलो करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, और अपने रास्ते को खुद बनाने में ही हम आपकी मदद कर रहे हैं। यूपीएससी विद प्रताप यूट्यूब चैनल इसीलिए लाया गया है कि आप स्वयं से सेल्फ स्टडी कर सकें, और जो भी जटिल कंसेप्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता ना हो। लाख, 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख और साल 2 साल का जो वक्त है वो जाया ना हो। समझ गए? लिखना आप, लिखना। इन अवसादों ने हिमालय के उच्चतर पहुंच से बहने वाली नदियों के रास्ते को बाधित किया और अस्थायी झीलों का निर्माण किया। आप समझ गए इसे? अगर आगे अवरोध है तो पानी ऊपर से आएगा, और अगर आगे अवरोध है तो वो क्या है? वो पीछे की ओर जाएगा या फिर इधर उधर साइड में जाएगा। अगर इधर उधर साइड में जाएगा तो जहां भी घाटियां होंगी, जहां खड्डे होंगे, वो उनमें जाकर के भर जाएगा पानी, और पानी अगर उनमें भर जाएगा तो इससे क्या बनेंगी? झील बन जाएंगी, झील बन जाएंगी। इसमें लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लेना। समय बीतने के साथ इन अस्थायी झीलों में अधिक से अधिक अवसाद जमा हो गए।
लिखना, समय बीतने के साथ इन अस्थायी झीलों में अधिक से अधिक अवसाद जमा हो गए। झीलों के निचले हिस्से में अच्छी तरह से अवसाद इकट्ठा हुए थे। अच्छी तरह से अवसाद इकट्ठा हुए थे। एक और लिखेंगे, जब नदियां जमाव से भरी झीलों के माध्यम से अपने मार्ग काटने में सक्षम थीं, जब नदियां जमाव से भरी झीलों के माध्यम से अपने मार्ग काटने में सक्षम थीं, तो मैदानों को पीछे छोड़ते हुए झीलें आगे बढ़ गईं। झीलें आगे बढ़ गईं, जिन्हें पश्चिम में दून या दून कोई सा भी लिख लेना आप, और पूर्व में द्वार नाम दिया गया। समझ गए? ये बात आपको समझ में आ गई? द्वार और दून आपको स्टेटमेंट दे सकता है एग्जाम के अंदर। इसे आपको इस तरीका से स्टेटमेंट दे सकता है कि पूर्व में आपको बोल देगा कि ये दून है, और पूर्व में बोल देगा आपको ये दून है, और पश्चिम में बोल देगा ये द्वार है। समझ गए? तो इस तरीका से याद रखना है आपको। अब आगे आप लिखेंगे, जहां हम कल थे वहीं से आगे आप लिखना प्रारंभ करेंगे। मैं बोल रहा हूं, अगर आपका कोई पॉइंट छूट गया है तो वो वहीं से लिखना प्रारंभ कर देना है। लिखेंगे, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उसी में जहां हम शिवालिक कल कर रहे थे। जो भी पॉइंट आपका था थर्ड या फोर्थ, उसी से आगे लिखना प्रारंभ कर देंगे। मैं बोल रहा हूं, सुनना इसे। शिवालिक और हिमाचल के बीच अनुदैर्ध्य घाटियां मौजूद हैं, जो पहाड़ों के समानांतर फैली हैं, और इन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून आदि आदि। समझ गए? पर्वतमालाओं के संरेखण, राहत और इसी तरह भू आकृति संबंधी विशेषताओं के आधार पर, में लिखेंगे या अगला पॉइंट लिख लेंगे, पर्वतमालाओं के नेक्स्ट पॉइंट ही लिखेंगे आप इसे। पर्वतमालाओं के संरेखण, राहत और इसी तरह भू आकृति संबंधी विशेषताओं के आधार पर हिमालय को निम्न उपखंडों में विभाजित किया गया है। हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से उपखंड हैं जिनमें विभाजित किया गया है? अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको कि ये जितना भी लेक्चर है, नोट्स बनाने मैंने आपको सिखाए हैं। आप एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी जो पूरी सीरीज है आप उसे देख लेना, और नहीं तो मैं प्रीवियस लेक्चर में और हर लेक्चर में बताता हूं, क्योंकि नए नए स्टूडेंट इससे जुड़ते जाते हैं और उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर तो अभी उन्होंने देखे नहीं है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है। और बात यह है कि जो भी मैं लाइन बोल रहा हूँ वो लाइन आपको पूरी नहीं लिखनी है, बल्कि उनके की टर्म्स आपको लिख लेने हैं। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं उसके कुछ की टर्म्स आपको लिख लेने हैं। और ये लेक्चर 2 से 3 बार सुनना है। और नोट्स पहली बार तो आप जैसे की टर्म लिखते हुए जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे कि बात को ध्यान से सुनेंगे। अभी तो आप लिखने में भी बिजी होंगे, बात इतना ध्यान से सुन नहीं रहे होंगे, तो जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है और की टर्म लिख लेना है। तो 2 बार हो गया, तीसरी बार आपको सुनना है जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करें। तो 3 बार कम से कम ये वाला लेक्चर आपको सुन लेना। हर एक लेक्चर जितने में लेकर कर रहा हूं कम से कम यानी कि 3 टाइम्स आपको सुनना है। आप चौथी बार सुनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ये सारी जो बातें हैं वो इनकलकेट हो जाएंगी ब्रेन के अंदर, और एग्जाम के अंदर आप जो अपने की टर्म लिखे हैं उनसे आप एक इसी तरीका की जो एक परिष्कृत भाषा है उसमें आप लिख पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारी कॉलोकियल लैंग्वेज होती है यानी कि बोलचाल की जो भाषा है वो एग्जाम में काम नहीं करती। आप तो मौजूद होते नहीं है एग्जाम के अंदर, आपकी कॉपी होती है। अगर आपकी कॉपी ही आपका व्यक्तित्व बताती है, अगर आपने अपनी एग्जाम कॉपी में देहाती शब्दों का प्रयोग किया है यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो आपने यूज कर लिए हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कितना तैयारी किया है, आपने क्या फैक्ट दिए हैं। ये मतलब नहीं है, आपकी भाषा भी परिशुद्ध होनी चाहिए। जिस भी भाषा में आप लिख रहे हैं वो भाषा आपका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई भी जो भी आपका वर्नाक्युलर
पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो आप लिख रहे हैं वहां पर, वो सब ना लिखें आप। आपको जहां तक संभव हो परिष्कृत भाषा का प्रयोग करना है, ताकि आपकी कॉपी आपका जो व्यक्तित्व है, आपका एटीट्यूड जो है वो दर्शाए। आपका एटीट्यूड अगर अच्छा है आपकी कॉपी में दिख जाएगा। आप ये पक्का याद रखना। आप वहां पे नहीं होंगे, आप तो सिर्फ कहाँ पे होंगे, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे वहां पर आप हो सकते हैं, लेकिन कॉपी तो आपकी पहले ही चेक हो जाएंगी, कॉपी तो आपकी पहले ही चेक हो जाएंगी। तो इसलिए आपको परिष्कृत भाषा पर भी ध्यान देना है। अब लिखेंगे, और की टर्म मैंने आपको बता दिया, नोट्स की टर्म में ही बनाना है। पूरी पूरी आपको जैसे मैं बोल रहा हूं वो नहीं लिखने हैं। नोट्स तैयार हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जो नोट्स हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं, और प्लस क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं आपको तो ये तो मेरी अपनी बात हो गई, लेकिन अगर आप इसको एक फॉर्मेट में भी चाहते हैं कि नहीं मेरे पास आपके नोट्स भी होने चाहिए, तो वो नोट्स बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगी उसकी। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको वो नोट्स परचेज कर लेने हैं। तो और बहुत सस्ते हैं, 2000 3000 या 4000 इसी के बीच में रखने वाले हैं। दोनों भाषाओं में होंगे। तो आप जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अपने सामने उन्हें रख लें या फिर रिवीजन के लिए रख लें। तो यहाँ की टर्म हो गया। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो वो उसकी व्यवस्था हम जल्दी ही कराने वाले हैं। तो आप आगे देखेंगे, हिमालय जो है पर्वतमाला जो है हमारी पर्वतमाला, मैंने कल बताया है हिमालय पर्वतमाला और हिमालय में डिफरेंस कल बताया था मैंने, याद है पक्का? आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। आप लिखेंगे जो पर्वतमालाओं का संरेखण है, अगर हम देखते हैं तो उसको अगर हम इजीली, मैंने जैसे बताया आपको कोई भी बात आपको सीखनी है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें आप। इसी प्रकार से आपको ये देखेंगे कि जो मैं आपको हिमालय मैंने पढ़ाया, हिमालय पर्वत श्रृंखला मैंने आपको पढ़ाई, तो उसको भी हमें क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है। और वो छोटे छोटे पीसेस क्या है देखना। पहले हम इसको उपखंडों में, हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में बांट सकते हैं। कौन कौन से उपखंड है लिखना, पहला कौन कौन से उपखंड है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप करके, इस तरीका से बना लेना कोई भी इस तरीका से, या स्टार में आप लिख सकते हैं। हिमालय को कौन से उपखंडों में बांटेंगे, कश्मीर या उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमालय। दूसरा लिखना, दूसरा कौन सा है, हिमाचल, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, या उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय। तीसरा क्या है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग और सिक्किम, सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। फोर्थ पार्ट कौन सा है, अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट कौन सा है, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, पूर्वी पहाड़ियां, पांचवा कौन सा है, पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, और पर्वत। तो हम इस 5 भागों में, ये जो 5 भाग हैं आप देख रहे हैं, इसे पीछे देखना, इसे लिख लेना। इसे यहाँ ये कोई आसाराम बापू जी की कथा नहीं चल रही कि आप बैठ करके इसे सुन रहे हैं, लेटे लेटे नहीं सुनना, ये लिखना है मेरे साथ में, लिखना। हिमालय के कौन कौन से उपखंडों में बांट सकते हैं हम, ये 5 उपखंड हैं। कौन सा है बोलना मेरे साथ, कश्मीर या पश्चिम हिमालय, दूसरा बोलना हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, तीसरा बोलना दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा बोलना अरुणाचल हिमालय, और पांचवा बोलना पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। समझ गए? अगर आप ये समझ गए तो पहला पॉइंट डालना है। पहला पॉइंट क्या है, कश्मीर या पश्चिमोत्तर हिमालय डालना, कश्मीर या पश्चिम हिमालय या पश्चिमोत्तर हिमालय, पहला पॉइंट डालना है यहाँ पे।
डालेंगे कश्मीर, या पश्चिम, पश्चिमी या पश्चिम हिमालय, या पश्चिमोत्तर हिमालय। और इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना ये तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ, तो इसी तरीके, अच्छा ये आप इस तरीका से बना भी सकते हैं इसे, मैं और बताऊं आपको तरीका से आप बना सकते हैं इसे। मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस तरीका से बना लेना, इस तरीका से बना लेना, इस तरीका से, ठीक है। ऐसे 3 ही डायलाइन खींच लेना, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हिमालय का, तो इसमें आप इधर से बनाएंगे यहाँ से, तो इधर क्या लिख लेंगे आप, कश्मीर हिमालय। फिर बीच में आप बनाएंगे तो हिमाचल हिमालय, फिर यहाँ बना लेंगे दार्जिलिंग हिमालय, फिर इधर बना लेंगे अरुणाचल हिमालय, और फिर इस तरीका से ये पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये बना लेंगे। तो पहले पार्ट में यहाँ पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा और पांचवा। इस तरीका से आपको ये बना लेना है, बस मेमोरी में याद रखने के लिए, इसका बनाने का और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि आपको वैसे तो नाम से जाहिर है, लेकिन मैं आपको ये भी लिखवाने वाला हूँ बाद में जा करके कि इनके अंदर कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन सी हिमनदियाँ हैं, हिमानियाँ कौन कौन सी हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे देने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे जो मिस्टर एक्स सर हैं उन्होंने तो बहुत कुछ करा दिया, अभी सर ने बहुत कुछ नहीं कराया। फ्रेंड्स, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कह चुका हूँ, कोई कितना ही भी बड़ा मठाधीश क्यों ना हो, लेकिन इस चैनल से ज़्यादा कोई करा नहीं सकता है, ये मैं आपसे लिख करके दे सकता हूं। और ये सारे लेक्चर देखने के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, अगर आप यहां से ज्योग्राफी पूरी करते हैं, उसके बाद में इस धरती पे आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाने हैं। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है लबसना आप चले जाएंगे, आप यूपीएससी क्रैक कर देंगे। तो इस चैनल पर जितना मैं प्रोवाइड करूंगा, 10 लाख की कोचिंग लेने के बाद आप इतना कर लें, तो मुझे बताना, कमेंट करना इसमें कि सर मैंने तो इससे बहुत ज़्यादा, लेकिन पहले इसे पूरा हो जाने दें एक बार, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यही अभी एक पहली यूनिट चल रही है, बहुत विस्तार से, बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैं यहाँ पर करा कर चल रहा हूँ, और इसके आसपास भी कोई नहीं है, चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि इसके टक्कर पे कोई है नहीं, समझ गए। और इसे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना है। आप लिखना इसमें पहला कश्मीर या पश्चिम हिमालय, कश्मीर या पश्चिम हिमालय, इसका पहला पॉइंट लिखना। मैप भी दिखा दूंगा, दर्द ना लें। और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस की देखना, ये वाला ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, ये लेकर के बैठना है। ये ठोड़ी पर हाथ रख करके नहीं बैठना है ना। ये लेटे लेटे जो मुस्कुरा करके आप इसे देख रहे हैं ना, ये मुस्कुरा करके नहीं देखना, ये बड़ा दर्द देने वाला है। देखना ये वाला, आप इसे, ये 12वें पेज पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये फिजिकल मैप है। 12वें पेज पर अगर आपके पास है तो इसे खोल लेना, बैठ जाओ, ठीक है, और बैठ करके इसे नोट्स बनाना प्रारंभ कर देना है। ये आप खोल लेना है। दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं है तो ऑलरेडी कल भी यानी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, गूगल अर्थ नाम की एक एप्लीकेशन है। यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आप, अगर लैपटॉप है तो सीधा गूगल पर सर्च कर लेना। जो भी लोकेशन यहाँ बता रहा हूँ उसे वहाँ पर डाल करके एक बार थोड़ा सा अपनी उंगलियों को और थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा परिश्रम दीजिए, ताकि वो काम करे। क्योंकि यार इतना बड़ा दिमाग है आपके ऊपर, बोझ ही तो है फिर ये, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप इसे डाल करके क्लिक करना, आपको उस लोकेशन पर पहुंचा देगा, थोड़ा सी क्लियरिटी मिलेगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर जितनी भी क्लियरिटी आपके दिमाग में आती जाएगी, सारे विषय लेकर के, 17-18 विषय है इसके अंदर, ऑलरेडी बता चुका हूं, सारे लेक्चर देख लेना। सारे विषयों को लेकर के उनके अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, उनमें जितनी क्लियरिटी आती जाएगी, समझना आप यूपीएससी के इतने ही नजदीक जाते जाएंगे। और यूपीएससी के नजदीक जाते जाएंगे, इसका मतलब है सिलेक्शन के भी नजदीक जाएंगे, और सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे तो जिंदगी में थोड़ा आराम और आनंद आने वाला है, समझ गए। हाँ, तो अब आप लिखेंगे कश्मीर और पश्चिम हिमालय के अंदर पहला पॉइंट लिखना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर इस खंड की मुख्य श्रेणियां हैं। इतनी तेज इसलिए बोल दिया क्योंकि पहले करा चुका हूं। लिखना काराकोरम, कोमा लद्दाख, कोमा जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, याद आ गया। चौथा लेक्चर है इसका, 4th लेक्चर में ये सब कराया है।
और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा कुछ आज प्रोवाइड करा दूंगा, जा करके इसे डाउनलोड कर लेना और अच्छे से ना याद कर लेना, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला लेक्चर आएगा ना इस यूनिट का, उसमें सारा कुछ कराने वाला हूँ, पूरा रिवीजन कराऊंगा इसका। जितना भी पढ़ा दूंगा ना इसका सबका रिवीजन करा करके, और दीन दुनिया की इस यूनिट के अंदर से इस पॉइंट से कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर आप कहीं से भी किसी भी एक्स सर, डब्लू सर, वाई सर, मिस्टर एक्स, किसी का भी लेकर के आप पढ़ लेना, उससे कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं छोड़ने वाले। बस आपको पेशेंस रखना है और इस चैनल को फॉलो करते हुए चलना है, मोक्ष मिलेगा, पक्का मिलेगा, चिंता ना करें। चलो लिखो अब इसमें काराकोरम याद आ गया, मैंने बनवा के भी दिखाया आपको। ये कहाँ पर पड़ता है? ट्रांस हिमालय में, याद है। चलो लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर इस खंड की मुख्य श्रेणियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय का पूर्वोत्तर क्षेत्र लिखना। कश्मीर हिमालय का पूर्वोत्तर क्षेत्र एक ठंडा रेगिस्तान है, एक ठंडा रेगिस्तान है जो ग्रेटर हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला याद आ गया। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय कल ही कराया है, 5वां लेक्चर। ग्रेटर हिमालय और काराकोरम हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर हिमालय कहाँ स्थित है पूछ सकता है, मैप में, पेपर में पूछ सकता है आपको, और वहां पे दे देगा आपको जांस्कर, लद्दाख, ऐसे तरीका से धौलाधर। लेकिन है क्या, है क्या वहां पर? बोलो। पूर्वोत्तर क्षेत्र के काराकोरम और ग्रेटर हिमालय, काराकोरम और ग्रेटर हिमालय के बीच स्थित है। ये क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना उत्तरी ढलान सीधी लिखना। उत्तरी ढलान सीधी है, साफ है और झीलों के साथ मैदानों को दिखाते हैं। उत्तरी ढलान, उत्तरी ढलान कैसे हैं? साफ हैं एकदम, और झीलों के साथ मैदान को दिखाते हैं, यानी कि वहाँ मैदान भी हैं, झील भी हैं, ये सारे कुछ हैं। जबकि दक्षिणी ढलान खड़ी, बीहड़ और जंगले वाली है। खड़ी, बीहड़ और जंगलों वाली है। समझ गए इसे? अगर आपने शुरू से ही लेक्चर देखे हैं तो इस वाले पॉइंट आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया था शुरू में आपको? हिमालय का निर्माण हुआ कैसे है? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? बलित पर्वत है, और बलित पर्वत है तो कौन कौन सी प्लेट आपस में टकराई थी? कौन कौन सी प्लेट टकराई थी? यूरेशियन प्लेट जो कि दक्षिण की ओर गति कर रही थी, और जो इंडियन प्लेट है जो नॉर्थ ईस्ट की ओर गति कर रही थी। दोनों टकराते हैं, दोनों टकराने के बाद में जो बीच का अवसाद है वो ऊपर उठ जाता है, और उसके ऊपर उठने से क्या बन जाते हैं? हिमालय बन जाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई भी दो प्लेट्स आगे से टकराएंगी, यानी कि एक प्लेट्स देखना यहाँ से, मानो ये एक प्लेट है इंडियन प्लेट, ये एक इंडियन प्लेट है, और ये प्लेट कौन सा है? ये यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पे आँख खोल के देखना है, समझ गए? सोना नहीं है। देखो यहाँ पे इसे, अगर ये दोनों प्लेट टकराएंगी, बीच में क्या था? टेथिस सी था, टेथिस सागर था बीच में। चलो, ये टेथिस सागर के अंदर जो भी अवसाद थे, पानी वगैरह जो भी था, ये क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी। कौन सी प्लेट किसके नीचे जाएगी? बोलना, याद है आपको? याद है कौन सी प्लेट किसके नीचे जाएगी? जो भारी प्लेट है वो नीचे जाएगी, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर आ जाएगी। भारी प्लेट नीचे क्यों जाएगी? अगर ट्रक और स्कूटर में टक्कर होगा तो बताना कौन उछलेगा? स्कूटर या ट्रक? स्कूटर उछलेगा ना। हाँ, तो हल्की प्लेट तो उछल जाएगी, उछलने के बाद में जो भारी प्लेट है उसके ऊपर आ जाएगी वो, और ये जो है नीचे चली जाएगी, इंडियन प्लेट नीचे चली जाएगी। तो इंडियन प्लेट तो अभी भी नीचे जा रही है। अब जिधर से टक्कर होगी, जिधर से टक्कर होगी मलबा उधर, आप बताना कैसे एकदम वर्टिकल हो जाएगा? वर्टिकल होगा या फिर इस तरीका से होगा? बताना। एक तो ये हो गया, और एक है इस तरीका से, यानी कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो जो उसका एक, ये क्या है? हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर हाइट। तो अगर आप साउथ की ओर से देखेंगे तो हिमालय का क्या है? परपेंडिकुलर हाइट है। और अगर आप नॉर्थ से देखेंगे, अगर आप इसका और नॉर्थ से देखेंगे तो ये क्या है? इसका हाइपोटेनस साइड है। इसे समझ गए आप? तो ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको भी बताया है, यानी कि जो उसके उत्तरी ढलान क्या है? साफ है, सीधे हैं, और जो उसके मैदान आदि आदि हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसके दक्षिणी ढलान देखते हैं तो वो कैसे हैं? बीहड़ है और जंगलों वाले हैं, बीहड़ है और जंगलों वाले हैं। तो इसी तरीका से आप देखे होंगे कि जो नेपाल है, अगर किसी को भी चढ़ाई करना है माउंट एवरेस्ट का, तो किधर से चढ़ेगा? आप बताइए पहले। आपको वो साउथ की ओर से चढ़ेगा या नॉर्थ की ओर से? बोलो। वो नॉर्थ की ओर से चढ़ेगा ना। क्यों नॉर्थ की ओर से? इसलिए चढ़ेगा क्योंकि उधर उसकी हाइपोटेनस साइड है। उसकी हाइपोटेनस साइड किधर की साइड है?
नॉर्थ की साइड है, क्योंकि इधर से तो दो प्लेट टकरा गई हैं, दोनों प्लेट टकराएंगी तो ये तो क्या है, सीधा खड़ा हो जाएगा। साउथ की ओर से वो क्या है, जैसे ही टकराएगी वो सीधा खड़ा हो जाएगा इस तरीका से। और जो उसका साउथ साइड है वो कैसा है, वो हाइपोटेनस टाइप बनेगा, इस तरीका से बनेगा। यानी कि यदि किसी को चढ़ना है तो वो नेपाल की ओर से चढ़ेगा। हिमालय किधर से जाएंगे आप, या तो चाइना से जाएंगे या फिर नेपाल से जाएंगे, यही है। क्योंकि उधर से क्या है, वो एक हाइपोटेनस है, यानी कि उसकी जो चढ़ाई है वो सीढ़ी नुमा है, और इधर से जो उसकी चढ़ाई है वो कैसा है, पूरी तरीका से वो वर्टिकल है, यानी कि 90 के एंगल पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी था। समझ आ गया? अगर आ गया है तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सियाचिन और बाल्तोर ये दोनों पढ़ा दिए हैं मैंने। सियाचिन और बाल्तोरो ग्लेशियर, सियाचिन जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है ये, सियाचिन और बाल्तोरो ग्लेशियर कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। पूछ सकता है आपसे, ये स्टेटमेंट में देकर के आपसे पूछ सकता है, सियाचिन और बाल्तोरो ग्लेशियर कश्मीर का हिस्सा है, ये इस तरीका से दे देगा, और फिर नीचे आपको दो ऊपर स्टेटमेंट और कोई बना देगा, है ना। ऐसे भी बना सकता है कि जो हिमालय है वो साउथ की ओर से, यानी कि दक्षिण में घाटी नुमा है, यानी कि सीढ़ी नुमा है, और नॉर्थ से वो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर हैं, यानी कि एकदम वो वर्टिकल है। तो आपको ये स्टेटमेंट गलत है, सही है? ये तो गलत है ना, जबकि है क्या, सीढ़ी नुमा किधर से है, वो नॉर्थ से है, और परपेंडिकुलर किधर की साइड से है, साउथ की साइड से, इंडिया की साइड से है। समझ गए ये वाली बात? तो इस प्रकार से आपको बना करके दे देगा, एक दो सही है, दो तीन सही है, तो एकदम विजन में क्लियरिटी आनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम याद रख लेना, ऐसा गीता की तरह, कुरान की तरह पढ़ना है ये सब। लिखना, नेक्स्ट लिखो। कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध घाटी, कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध घाटी डल झील। डल झील का नाम सुना है ना, काफी न्यूज में रहती है ये, कश्मीर की डल झील। देखना, डल झील महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध घाटी डल झील महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो भी पढ़ेगा वो लिखेंगे। यह उनके यह उनके करेवा संरचनाओं के लिए यह उनके करेवा संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। कौन कौन जाना जाता है? कश्मीर हिमालय। यह उनके करेवा संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। कल बताया था ना, करेवा संरचना क्या है? करेवा संरचना जहां पर क्या उगाई जाती है, क्या क्या उगाई जाती है? केसर। हाँ, केसर, यानी ये मिट्टी का एक प्रकार है। करेवा जहां पर क्या उगाई जाती है, केसर। तो लिखना है इसे, करेवा संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। केसर की स्थानीय किस्म, एक केसर की स्थानीय किस्म है, क्या है? जफरान। जफरान ऐसे लिखेंगे, जफरान। जफरान ऐसे लिखेंगे इसे। कुछ लोग तो इसे जाफरान भी बोल देते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग जाफरान भी बोलते हैं। तो बोलने के लिए सब स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे क्या लिखेंगे? जफरान। ध्यान रखना, इस तरीका से लिखना है, शब्द में अशुद्धि नहीं करनी अपनी ओर से। लिखेंगे, लिखेंगे जफरान किस्म के लिए भी उपयोगी है। कौन उपयोगी है? करेवा, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट, इस क्षेत्र में कुछ सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें भी हैं। इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें भी हैं, जैसे डल, डल झील जो मैंने अभी बताई है, डल और वूलर झील। डल झील और वूलर झील, ये दोनों कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं दोनों, याद रखना है इसे, डल झील और वूलर झील। साथ ही खारे पानी की झीलें जैसे कि पेंगोंगसो, ये काफी न्यूज में रही थी जब चाइना के सैनिकों के साथ में क्लैश हुआ था, तो ये, और ये बीच में है तो इसमें एक विवाद का विषय बना रहता है। तो ये कौन सा है? पेंगोंगसो लेक, पेंगोंगसो लेक, पेंगोंगसो लेक। पेंगोंगसो लेक तरीका से लिख लेंगे। ये दोनों झीलें हैं, ये दोनों कैसी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। इनको दोनों को गूगल मैप में देखना है, गूगल मैप पे देख सकते हैं इन दोनों को, देख लेना अभी। चलो मैं भी दिखाई देता हूँ आपको, अगर मेरे पास है तो। देखना इसे, देखना, ये क्या है?
ये है पेंगोंग सो लेक। कौन सी लेक है ये? पेंगोंग सो लेक। और यहाँ पे आप देखेंगे बराबर में ही ये कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे आप सारा देख लेना, देखना इसका विस्तार किस प्रकार है, विस्तार भी देख लेना आप, देखना ये रहा, यहाँ से इस तरीका से इसका विस्तार है। यहाँ पर ये वाला आधा, ये देखना इधर चाइना के साथ इसको भी लेकर के विवाद है, आप देख लेंगे यहाँ पर। ये है क्या है, कांगजू कांगरी, कांगजू कांगरी के आसपास के सारे क्षेत्र हम देख लेंगे, सारा क्षेत्र देख लेना है, ठीक है। कांगजू कांगरी एक माउंटेन है, काराकोरम रेंज के अंदर है, एशिया में लोकेटेड है और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, ये पूछ सकते हैं। इसलिए आसपास के क्षेत्र जरूर, जब आप मैप देखें गूगल अर्थ पे, तो आसपास के क्षेत्र जरूर देख लेना है। ये भी लेक है, तो आप जब भी देखें तो इस तरीका से आसपास के सारे क्षेत्र देख लेना है और गूगल का सहारा लेना है आपको, टेक्नोलॉजी का सहारा इसी प्रकार से लेना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे वैष्णो देवी, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ, अमरनाथ गुफा। अगर अमरनाथ जाना है तो फिर चाइना का सहारा लेना होगा या नहीं लेना होगा, बोलिए, लेना होगा, हाँ लेना पड़ता है, इसीलिए चाइना का सहारा लेना पड़ता है। और वो इसका कभी कभी वो रास्ता बंद भी कर देता है भारत के लिए, है ना। हाँ चलो लिखेंगे, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ, चरार शरीफ लिख लेंगे। चलो मैं लिखे देता हूँ इसे, चरार शरीफ, इस तरीका। चरार शरीफ ये क्या है, पिलग्रिमेज है, यानी कि तीर्थ स्थल है, ये तीर्थ स्थल है। ये कहाँ पर है, चरार शरीफ यहाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, कश्मीर हिमालय में, ठीक है, या पश्चिमोत्तर हिमालय में। और बड़ी संख्या में और भी यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं, जो कि आपको मैं बताऊंगा जब कंक्लूड करेंगे ये सारे लेक्चर, ये पूरी यूनिट जब कंक्लूड करेंगे ना, जब ये पूरी यूनिट पूरी हो जाएगी, फिर इससे आप ये आपको इसके बाद आपको कोई फंसा नहीं सकता, इसमें आप सबको फंसा देंगे, समझ गए। इस यूनिट को खत्म होने के बाद में इस टॉपिक में आपका आसपास कोई है ही नहीं, आपके आसपास कोई रुकने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा मठाधीश हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कितना ही बड़ा तोप हो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, अब नेक्स्ट लिखेंगे, आप भी तो किसी को तोप नहीं समझते, ऐसा मत समझना कि सब तोप है, आप तमंचा रह गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कोई तोप नहीं है, सब बराबर है, देखा होगा मैंने लिखा भी है लोगो रिवील में। चलो लिखेंगे अब, जोजिला रोहतांग लिखेंगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में दिखा तो ऑलरेडी चुका हूँ 4th लेक्चर में ये सारे, और याद करने के लिए मैंने एक PDF भी दी थी, गूगल ड्राइव से जाकर के डाउनलोड कर लेना है उसे, अभी तक नहीं करी है तो कर लेना जरूर। लिखना, जोजिला रोहतांग, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, यहीं पे हैं सारे। कौन कौन से, जोजिला, रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला, ये सारे के सारे दर्रे इसी में हैं, इसी हिमालय में है, कश्मीर हिमालय में है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखेंगे, इस क्षेत्र में कुल्लू, इस क्षेत्र में कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल और स्पीति, कौन कौन से, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल और स्पीति आदि घाटियां उपस्थित हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, डल झील एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प भौतिक विशेषता प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट लिखेंगे, डल झील एक बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण दिलचस्प भौतिक विशेषता प्रस्तुत करती है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी अभी भी, झेलम नदी अभी भी अपनी युवा अवस्था में है। जब रिवर पढ़ाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि प्रौढ़ अवस्था कौन सी होती है एक नदी की, और नवीन अवस्था यानी कि नवीन अवस्था कौन सी होती है, यानी कि जब उसके तल में अवसाद जमा हो जाते हैं और वो डेविएट कर जाती है अपने मार्ग से, विसर्ग बना देती है, तब वो बोलते हैं कि ये ओल्ड एज में आ गई है। और नवीन का मतलब है अभी भी वो रास्ता काट कर बना रही है, यानी कि जोश अभी भी है,
जोश अभी भी है। अगर आप जोशीले हैं तो अपना रास्ता खुद बना लेंगे, क्योंकि अभी आप जवान हैं। अगर आप बूढ़े हो जाएंगे, आपने कोई कहावत सुनी है क्या कभी ऐसी कि वो बूढ़ा था उसमें बड़ा जोश था? ऐसा कुछ नहीं होता है। नौजवानों के अंदर जोश होता है। तो नौजवानी में जो भी कहते हैं ना कि जवानी में ही कर लो भाई, ये सब कुछ जवानी में कर लो, अपने रास्ते खुद बना लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं बचता। तो इसलिए जो भी नदी बूढ़ी है वो अपना रास्ता तो बनाएगी नहीं, क्योंकि उसके तो खुद ही जो उसका बेस है, जो उसका तल है, उसके अंदर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपने किनारों से होकर के आसपास के क्षेत्र में पानी जमा कर देगी, जिसे हम बोलते हैं कि भाई बाढ़ आ गई है। अगर बाढ़ आ रही है किसी भी नदी के कारण, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेडिमेंट सिल्टेशन हो गया है और नदी जो है वो अब बूढ़ी हो चुकी है ना। हाँ, ये याद रखना है। इंसान ही बूढ़े नहीं होते, नदी भी बूढ़ी होती है। चलो लिखो आगे, इसमें लिखना, ये लिख लिया कि अपनी युवावस्था में है और फिर भी ये विसर्प बनाती है। देखा ना एक क्या महत्वपूर्ण है, मैंने अभी क्या बताया, विसर्प तो कौन बनाएगा जब सिल्टेशन हो जाएगा, लेकिन ये युवावस्था में है और उसके बाद भी विसर्प बना रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बना रही होगी? क्या ये चमत्कार है क्या? ये कोई है चमत्कार समझते हैं क्या आप इसे? नहीं, ये चमत्कार नहीं है भाई। ये क्या है कि अगर ये सारी की सारी नदी आ कहाँ से रही है? ये हिमालय से निकल रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिल्टेशन कहीं ज्यादा आ रहा है, यानी कि ऊपर से जो मलबा है, बजरी, रेत, बालू, ये कुछ ज्यादा आ रहा है। यानी कि या तो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि जिसे आप एवलांचेस बोलते हैं, यानी कि गर्मी की वजह से बहुत सारे एवलांचेस हो रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारा सिल्टेशन आ रहा है। और वो सिल्टेशन क्या है, नीचे तक तो जाएगा नहीं। ये झेलम कहाँ जाएगी? पाकिस्तान के अंदर जाती है ना। ये झेलम कहाँ जाएगी? पाकिस्तान के अंदर जाएगी। तो ये जो है नीचे तो जाएगी नहीं, बल्कि ये अपना जो सिल्ट है वो जमा कर देगी जहां पर भी वो मैदानी क्षेत्र में आएगी। जैसा कि आपको भी क्या बताया मैंने कि इधर आपको मैदान भी है, और मैदानी क्षेत्र में आने के बाद में जहां पर वो एक समतल पाएगी वहां पर अपना सिल्ट जमा कर देगी। तो युवावस्था में होने के बावजूद भी विसर्प बना देगी। विसर्प क्यों बनाएगी? क्योंकि जो उसका पानी है उसके किनारों से दूर आसपास के क्षेत्रों में जाने लगेगा। अगर आसपास के क्षेत्रों में जाएगा तो वहां पर बाढ़ भी लाएगा। और विसर्प क्यों बनाती है? कि आगे अवरोध हो गया, इसलिए नदी का जो पिछला पानी है वो इधर उधर के क्षेत्र में जाएगा और विसर्प बना देगा। विसर्प का मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, विसर्प से घबरा रहे हैं क्या आप? अरे भाई, विसर्प कुछ नहीं है। इस तरीका की जो आकृति होती है ना, ये विसर्प है। यानी कि ये आकृति, यानी कि जो नदी इस तरीका से आ रही है, अब वो क्या करेगा कि इस तरीका से अगर नदी आ रही है तो ये वाला जो हिस्सा है वो कट जाएगा अलग, ये वाला जो हिस्सा है वो अलग कट जाएगा। तो ये क्या है? विसर्प बन गए हैं। अच्छा चलो, तो आप इसे लिख ही लो एक बार। लिखना है इसे, विसर्प डालना है, नोट करके डाल देना विसर्प। विसर्प ऐसा लिखते हैं, विसर्प। ठीक है लिखना। यानी कि सर्प, सर्प जानते हैं ना, सांप। जैसा सांप होता है ना वो इस तरीका से चलता है लहर के, इसी तरीका से नदी जब इस तरीका से लहर कर चलती है ना, उसे भी विसर्प बोलते हैं। वो विसर्प बना रही है। और ये जो ओल्ड एज की नदी है, वैसे तो मैं इसे कराऊंगा आपको जब मैं रिवर करा रहा हूँ, यानी कि भारत के अपवाह क्षेत्र नाम से, जो कि शायद हो सकता है दूसरी या तीसरी यूनिट हो हमारी वो। तो जब मैं वो करा रहा हूँ तो उस टाइम पे ये कराऊंगा, लेकिन फिर भी अब आप लिख ही लें इसे, क्योंकि आपके दिल में फिर यही रहेगा कि सर ने ये छुड़वा दिया। चलो, विसर्प एक भौतिक विशेषता है। लिखना, विसर्प एक भौतिक विशेषता है जो नदी के, विसर्प एक भौतिक विशेषता है जो नदी के भू आकृतियों के निर्माण में, जो जो नदी के भू आकृतियों के निर्माण में विकास के परिपक्व चरण से जुड़ी है। नदी के निर्माण में विकास के परिपक्व चरण से जुड़ी है। लिखना। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लो इसमें। चलो, कश्मीर घाटी में झेलम नदी, कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्प स्थानीय आधार स्तर के कारण उत्पन्न होते हैं। विसर्प स्थानीय आधार स्तर के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कि वर्तमान में बड़ी झील है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्प स्थानीय आधार स्तर के कारण उत्पन्न होते हैं, जो वर्तमान में बड़ी झील है, जिसमें वर्तमान डल झील एक छोटा सा हिस्सा है। जिसमें वर्तमान डल झील एक छोटा सा हिस्सा है। समझ गए ये क्यों बनाती है विसर्प? और विसर्प समझ गए, यानी कि जब सर्प की तरह लहरा करके चलती है तो विसर्प है। देखना आगे। अब दूसरा पॉइंट लिखना आप। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा था? पहला तो था पश्चिमोत्तर हिमालय या कश्मीर हिमालय। दूसरा पॉइंट कौन सा था? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। लिखना दूसरा, उत्तराखंड हिमालय। लिखना, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। लिखना इसका पहला पॉइंट। यह क्षेत्र लगभग पश्चिम में रावी और, यह क्षेत्र लगभग पश्चिम में रावी और
पूर्व में काली, ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय कहाँ पर है? पहले तो जो मैंने इस तरीका से बनाया है एक माइंड मैप टाइप का, वो आप बना लेना और उसी में कहाँ लोकेट करना है, किसकी ओर, यानी किससे पूरब की ओर करना है, यानी कि कश्मीर हिमालय से पूर्व की ओर जब आप जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आपको हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिखना है, ये स्थान लिखना है, यह क्षेत्र पश्चिम में रावी, यानी कि पश्चिम में रावी और पूर्व में काली, पूर्व में काली बहती है इसके और पश्चिम में रावी बहती है, दो नदी बहती हैं, पश्चिम में रावी और पूर्व में काली, जिसे हम घाघरा की सहायक नदी, जिसे हम घाघरा की सहायक नदी भी बोलते हैं, काली के बीच स्थित है। नदी में जब मैं रिवर वाला पार्ट करा रहा हूँ तब कराऊंगा ऐसा, देखना, के बीच स्थित है। और भारत की दो प्रमुख नदी प्रणालियों, और भारत की दो प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु और गंगा, भारत की दो प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु और गंगा, सिंधु और गंगा यहाँ बहती हैं, यहाँ बहती हैं। देखो ये लेक्चर क्या है कि मैंने जैसा आपको बताया है एकदम प्रीमियम कोर्स है, ये पूरा प्रीमियम कोर्स है और इससे बेहतर 1-2 लाख रुपए का भी कोचिंग आप लेकर के आप करेंगे, इससे ज़्यादा और इससे बेहतर आपको मिलने वाला नहीं है। इस बात का एश्योर मैं आपको बता कर देता हूँ, इस बात से आप अश्योर रहें कि यहाँ पढ़ने के बाद में और कुछ या इससे भी अलग कुछ दिन दुनिया में है वो नहीं है। इस यूनिट के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, नहीं प्रीलिम्स में आएगा ना मेंस में आएगा, कहीं कुछ नहीं आने वाला है, समझ गए? तो अगर आप ये वीडियो लंबी है तो इसको आप 1.5 स्पीड में करके देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब में आप जाएंगे, अगर आप यूट्यूब को आप देखेंगे यूट्यूब में, तो जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर आपको एक प्ले स्पीड मिलती है, प्ले स्पीड, और उस प्ले स्पीड में आपको यदि नॉर्मल लिखा हुआ है तो नॉर्मल से चलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भाई सर का लेक्चर बहुत लंबा है, लेक्चर तो महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं और कोई कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि तो नॉर्मल स्पीड में आप देखेंगे तो ये पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी ये लेक्चर होगा उतना टाइम चलेगा। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में हैं, जल्दीबाजी वैसे करनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप जल्दी में हैं तो आपको क्या करना है, वो 1.5 पे कर लेना है। इस तरीका से लिखा होगा 1.5 में करके आप देखेंगे तो ये जो है जल्दी से खत्म हो जाएगा, 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आप इसे करते हैं 1 घंटा का लेक्चर 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आप इसे दुगनी स्पीड में करके देखेंगे तो 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप अगर क्योंकि मैं तो बड़ा स्लो बोलता हूं, तो आप दुगनी स्पीड में भी यानी कि 2 टाइम्स भी करके इसे देख सकते हैं, 2 टाइम भी करके देख सकते हैं इसे। तो आप बेहतर अनुभव के लिए अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से लेक्चर खत्म हो, डेटा कम है आपके पास में, तो आप 2 टाइम स्पीड में करके इसे जल्दी से खत्म करें। और कीवर्ड आपको लिखने हैं, ऐसा भी नहीं यार मैं तेज तेज बोल भी नहीं रहा हूँ कि नहीं जी आप लिख ही नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं 1 से 2 बार भी रिपीट करता हूँ लाइन को, ताकि आप इसे अच्छे से दुगनी स्पीड भी करके आप देख सकें और मैं यहाँ अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तीनों हिमालय पर्वतमाला, तीनों हिमालय पर्वतमाला, कौन कौन से 3 हिमालय जो कल पढ़ाए थे मैंने 5वें लेक्चर में, महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक। यानी कि महान हिमालय जिसे हम निम्न हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय, निम्न हिमालय, या स्थानीय रूप में इसे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटीबा भी बोलते हैं। महान हिमालय को बोलना एक बार, तीनों हिमालय यानी कि महान हिमालय, निम्न हिमालय इसी का नाम है, ये निम्न हिमालय, कभी ये मत समझना कि निम्न हिमालय अलग है कोई, नहीं, महान हिमालय, हिमाद्री भी इसी का नाम है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। महान हिमालय, निम्न हिमालय, इसे स्थानिक रूप में लोग क्या कहते हैं, यानी कि धौलाधर उत्तराखंड में, यानी कि धौलाधर हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं इसे, और नागटीबा इसे कहाँ बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं। उत्तराखंड में जो लोग इसे नागटीबा बोलते हैं और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर इसे बोलते हैं। इसी तरीका से आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक इसे बोलेंगे, उत्तर से दक्षिण तक शिवालिक पर्वतमाला इस खंड में प्रमुख है, इस खंड में प्रमुख है। लिखना, लिखना एक बार और, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भोटिया लोग, भोटिया जनजाति आप समझते हैं ना, भोटिया जनजाति, तो भोटिया लोग बहुसंख्यक हैं जो महान हिमालय श्रृंखला की घाटियों में रहते हैं। भोटिया लोग, भोटिया ऐसा लिखना है, भोटिया जनजाति है ये, भोटिया जनजाति के लोग हैं, यानी कि भोटिया लोग इस श्रृंखला में, कौन सी, महान हिमालय वाले में, जो हम अभी बात कर रहे हैं उत्तराखंड और उत्तरांचल हिमालय,
तो भोटिया लोग यहाँ बहुसंख्यक हैं, जो महान हिमालय श्रृंखला की घाटियों में रहते हैं। महान हिमालय श्रृंखला की घाटियों में रहते हैं। ये खानाबदोश समूह है, ये खानाबदोश समूह है जो गर्मियों में घास मैदानों के उच्च इलाकों में चले जाते हैं। जो गर्मियों में, जिसे बोलते हैं हम, जो उच्च इलाके हैं घास के मैदानों के उच्च इलाके हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते क्या है? बुग्यालो। क्या बोलते हैं इन्हें? बुग्यालो। ऐसा लिखेंगे, बुग्यालो। बुग्यालो है क्या? ये बुग्यालो पूछ सकता है आपसे, टिपिकल प्रश्न बन सकता है बुग्यालो के ऊपर भी। आपसे पूछेगा कि बुग्यालो कहाँ है। पहले तो ये कहाँ है, ये नहीं कि हिमालय में है, लेकिन हिमालय में कौन से में है? उत्तरांचल या उत्तराखंड हिमालय में है। लेकिन पूछ सकता है कि है क्या ये? पहाड़ है, कोई जनजाति है, कोई घास है क्या? ये गर्मियों में घास, यानी कि ये घास के मैदान है जहां पर भूटिया लोग गर्मियों में चले जाते हैं। ऊपरी इलाकों में है, ये मैदानी क्षेत्र हैं, समझ गए? यानी कि ये बुग्यालो जो है घास के मैदान है, ऊंचे इलाकों में है ये। और यहाँ पर जो भूटिया लोग, जनजाति के लोग हैं, वो गर्मियों में चले जाते हैं और सर्दियों में घाटियों में लौट आते हैं। और सर्दियों में क्या करते हैं? घाटियों में वापस आ जाते हैं। इसके ऊपर प्रश्न आ चुका है एक बार। इसके ऊपर ये एग्जैक्ट प्रश्न नहीं था, ये पूछा था उन्होंने कि ये जो ट्रांसह्यूमेंस कौन होते हैं? ट्रांसह्यूमेंस, समझ रहे हैं आप? ट्रांसह्यूमेंस कौन होते हैं? खानाबदोश जिन्हें हम बोलते हैं। ट्रांसह्यूमेंस होते हैं कि जो कभी जब गर्मी आती है तो ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों पर, और सर्दियों में फिर घाटियों में लौट आते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, चलो लिखो। अभी लिखो आप पहले इसे। फूल की घाटी भी इस क्षेत्र में स्थित है। फूल की घाटी आपने सुना होगा ना, फ्लावर्स वैली का नाम सुना है आपने? सुना है, हाँ। तो फ्लावर्स वैली इसी में है। अच्छा, दो ये बड़े, एक तो ये शांत घाटी और फ्लावर घाटी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। शांत घाटी कहाँ है? ये कहाँ पे है शांत घाटी? केरला के अंदर, हाँ। यानी कि वेस्टर्न घाट में ये पाई जाएगी शांत घाटी। और जो ये आपकी फूलों की घाटी है, यानी कि फ्लावर्स वैली, उत्तराखंड के अंदर है। ये दोनों ध्यान रख लेना, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ये सारा कुछ। चलो लिखो अभी, देखना। यह क्षेत्र दून के निर्माणों के लिए प्रसिद्ध है। दून पढ़ा दिए ना अभी आपको, हाँ। यह क्षेत्र दून के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए देहरादून इस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध दून है। देहरादून इस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध दून है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं। अभी तो इनके नाम लिखाई देता हूं, चलो देखते हैं। अभी 5 प्रसिद्ध प्रयाग है, जब मैं रिवर्स पढ़ा रहा हूँ वहां पे मैं कराऊंगा इसे। 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं। गंगोत्री लिखना, गंगोत्री लिखना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, आदि आदि। याद रख लेना इसे। चलो, अब आता है तीसरा देखेंगे आप। थर्ड पॉइंट पर कौन था? तीसरे पॉइंट पर कौन था बोलना, याद है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। कौन था तीसरे पॉइंट पे? कौन था? दार्जिलिंग, और सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय। थके तो नहीं हो? हाँ, थके तो नहीं हो? लगातार लगे रहना है, क्योंकि यूपीएससी आसान नहीं है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक नहीं रुकना, जब तक, वो विवेकानंद जी का कोट याद है आपको? जब तक नहीं रुकना, जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर जाएं। उठो, जागो, और जब तक नहीं रुको, जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर जाएं। तो यूपीएससी है,
और वो जो आपने एक शेर तो सुना ही होगा ना, वो ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क है, यूपीएससी इश्क है आपका। और अगर आपने इससे इश्क किया है तो फिर थकने के लिए मना है, रुकने के लिए मना है। और कब तक मना है? जब तक आप अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर लें तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और अब मैं पूछूंगा हाउ द जोश, जोश बरकरार है? और है तो लिखिए आप, लिखिए अब आप। हमने लिख लिया दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे यह पश्चिम में नेपाल हिमालय, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से लगा है। यह पश्चिम में नेपाल हिमालय, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से लगा है। लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह हिमालय अपनी तेज बहने वाली नदियों, यह हिमालय अपनी तेज बहने वाली नदियों जैसे जैसे तीस्ता, जैसे तीस्ता, ऊंची पर्वत चोटियों जैसे कंचनजंगा, जिसे कंचनगिरी भी बोलते हैं, गिरी मतलब पर्वत होता है, लिखना जैसे तीस्ता, ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा और गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखेंगे हाँ नेक्स्ट लिखेंगे इस क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर, इस क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर, याद रखना जो जनजाति भी लिखवा रहा हूं ना बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पहले भी आई है और आगे भी आएगी। और जब कंक्लूड करूंगा इस पूरे यूनिट को तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये लिख करके एश्योर करके 100 नहीं 110% बोल रहा हूं बस, ठीक है। इससे ज्यादा, इससे आपको साइंटिफिक और इससे कंसाइज नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, ये गारंटी है। लिखना आप इस क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर लेप्चा जनजाति, लिखना इस क्षेत्र के ऊंचे स्थानों पर लेप्चा जनजाति बसी हुई है। लेप्चा जनजाति कहाँ बसी हुई है, कौन से हिमालय में, पूछ सकता है आपसे, तो दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय। लिखना लेप्चा जनजाति बसी हुई है, जबकि दक्षिणी भाग विशेष रूप से दार्जिलिंग हिमालय नेपालियों, बंगालियों और मध्य भारतीय जनजातियों के लिए मिश्रित आबादी क्षेत्र है, मिश्रित आबादी क्षेत्र है। नेक्स्ट लिखना शिवालिक, शिवालिक के बजाय, लिखना शिवालिक के बजाय यहाँ युगल स्वरूप महत्वपूर्ण, शिवालिक के सिवाय, शिवालिक के बजाय यहाँ युगल स्वरूप महत्वपूर्ण और चाय बागानों के विकास के लिए, महत्वपूर्ण चाय बागानों के विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर चाय के बागान भी हैं, याद रखना इसे। आगे लिखना यह क्षेत्र, यह क्षेत्र उनकी प्रकृति, यह क्षेत्र उनकी प्राकृतिक सुंदरता और समुद्र, लिखना यह क्षेत्र उनकी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वनस्पतियों, यह क्षेत्र उनकी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वनस्पतियों और विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के ऑर्किड के लिए भी जाना जाता है। ये प्रश्न आया है ऑर्किड वाला, याद आ गया आपको? अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो ऑर्किड से प्रश्न आया था, ये ऑर्किड कहाँ है ये, और उसने कूट दे करके पूछा था प्रीवियस ईयर में। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सी साल में ये प्रश्न आया, लेकिन ऑर्किड से प्रश्न है, ठीक। तो ऑर्किड कैसे लिखेंगे, याद रखना ये कौन से हिमालय में पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है, पहले तो यही याद रखना, ठीक है। तो ऑर्किड लिखना, ऑर्किड कैसे लिखेंगे, इस तरीका से लिखना ऑर्किड। और ऑर्किड हिमालय में तो पाया जाता है, लेकिन कौन से हिमालय में पाया जाता है ये भी याद रखना है। ऑर्किड के लिए भी जाना जाता है, तो कौन सा हिमालय है ये, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय कौन सा पॉइंट है, चौथा है अरुणाचल
लिखेंगे ये भूटान हिमालय के पूर्व से दक्षिण पूर्व, यह है भूटान हिमालय से पूर्व से दक्षिण पूर्व और उत्तर, पूर्व से दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में, पूर्व से दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में दिफू दर्रा, याद आ गया दिफू दर्रा, फोर्थ लेक्चर। हाँ, इसीलिए कराए थे वो पहले मैंने, क्या याद नहीं करे अभी भाई? याद तो करने पड़ेंगे, याद तो करने पड़ेंगे, ये याद करना है। चलो लिखेंगे दिफू दर्रा तक फैला है, इसका विस्तार कहाँ है? भूटान हिमालय के पूर्व से दक्षिण पूर्व में और उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व दिशा में दिफू दर्रे तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हाथ दुख रहे हैं? नहीं, हाथ नहीं दुखना, हाथ नहीं दुखाना है भाई। मैंने आपको बोला ना कीवर्ड्स लिखने हैं सिर्फ। हाँ, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, ये 2 बार सुनना ये लेक्चर। चलो लिखेंगे कांगटू और नामचा बरवा, कांगटू और नामचा बरवा। कांगटू कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है? कांगटू और नामचा बरवा, नामचा बरवा कैसे लिखेंगे? नामचा या नमचा बरवा भी इसे बोलते हैं। क्या है, पर्वत है? हाँ, ये पर्वत है। जैसे दक्षिण में कौन सा है? नंगा पर्वत। हाँ, यही। चलो लिखो कांगटू और नमचा बरवा या नामचा बरवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां इसी में है। पूछ सकता है ये कौन से में है, तो हिमाचल हिमालय के अंदर पड़ती है ये, ठीक है। चलो लिखो, लिखना उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर तेजी से बहने वाली नदियां, उत्तर से, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां इस क्षेत्र को विच्छेदित करती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां इस क्षेत्र को विच्छेदित करती हैं और गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, और गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र, उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नमचा बरवा को पार करने के बाद, नमचा बरवा को, हाँ ब्रह्मपुत्र नमचा बरवा को पार करने के बाद एक गहरी घाटी से बहती है, एक गहरी घाटी से, एक गहरी घाटी से बहती है। नमचा बरवा दिखाना है गूगल मैप में? चलो ठीक है, दिखा, देखिए देखिए, देख लीजिए आप। दिख गया? ये है, ये है नमचा बरवा, ये जो दिख रहे हैं आप, देखिए एक बार। हाँ, ये है, और इसमें क्या है? नमचा बरवा पीक, जहाँ ये रेड कलर का आपको दिखा है ना, इसका पोजीशन दिखाया हुआ, ये है नमचा बरवा पीक। आसपास के एरिया जरूर देख लेने हैं जब ये देखना है, आसपास का एरिया जरूर देख लेना है अगर ये देखना है आपको। और यहाँ से कोई देखना, एक रिवर भी है ये, जांगजेंग बो जिंग, यानी कि एक रिवर है, इसका नाम है यालोंग जोंग बो जिंग। ये चाइनीज नेम है, चाइना की तरफ बोल रहा हूँ, यालिंग जेंगबो जेंग, ये एक रिवर है। और ये रिवर आप देखेंगे इधर से आपको आएगा, ये आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीका से का पूरा रूट आपको इस तरीका से देख लेना है, क्या पूरा रूट है यहाँ पर, देखिए आप। और
जब भी देखें तो इस तरीका से पूरा मैप देखना है आपको। हाँ, चलते हैं। देख लिया? तो इस तरीका के सारी देखना है आपको, डाल डालकर इसी में गूगल मैप में, गूगल अर्थ में आप डालना है, और इस तरीका से सारी लोकेशंस आपको देख लेनी है, और आसपास की जो भी और है लोकेशंस है वो भी देखना है। ठीक है, चलो लिखो आगे। अब लिखना आगे, कामेंग, कामेंग, सुबनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। नदी जब पढ़ाऊंगा तो ये पूरा दिखाऊंगा उस टाइम पे। अभी आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए लिख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लिखिए, वहाँ पे पूछूंगा मैंने कौन कौन सी नदी बताई थी, और वहाँ पे दिखाऊंगा भी आपको। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं। लिखेंगे आगे, लिखना, लिखना। मोनपा, मोनपा, अबोर, बिस्मी, न्यासी, नागा आदि जनजातियां, आदि जनजाति समूह पूर्व से पश्चिम की ओर इन क्षेत्रों में रहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर दिया है, देखना, मोनपा, फिर उसके बाद अबोर, फिर उसके बाद मिस्मी, फिर इसके बाद न्यासी, और फिर नागा। पूर्व से पश्चिम की ओर इन्हें लगा लेना, और ये दिए गए हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, हाँ लिखना, लिखना एक बार और लिखना। इनमें से अधिकांश समुदाय, इनमें से अधिकांश समुदाय झूम कृषि करते हैं। कौन सी कृषि? झूम कृषि। भाई झूम झूम का कृषि नहीं। क्या आप ये समझ, अच्छा ये समझ रहे थे कि झूम झूम का कृषि करते हैं? नहीं भाई, झूम कृषि का मतलब होता है स्लैश एंड बर्निंग। क्या होता है? स्लैश एंड बर्निंग। यानी कि कहीं पे आपको एग्रीकल्चर करना है, आप वहां से जला देंगे बनों को, और बनों को जला करके वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, और जब वहां की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी, एक समय के बाद में इनफर्टाइल हो जाएगी, और उस इनफर्टाइल लैंड को छोड़ करके फिर वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, और वहां पर जाकर के जो वन है वो फिर जला देंगे, और वहां फिर एग्रीकल्चर करने लगेंगे। इसे क्या बोलते हैं? हम झूम कृषि बोलते हैं। अच्छा, अच्छा आप ये समझ रहे थे कि वो अच्छा झूम झूम का कृषि करते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं समझना। इनके नाम क्या क्या होते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, कि किस क्षेत्र में इसको झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है पूरे भारत के अंदर। वो एक चार्ट आपको दूंगा, वो उसी से आपको कर लेना है, ये मैं ऐसे तो करा दूंगा। चलो, हाँ लिखना इसमें। इसमें से अधिकांश समुदाय, कौन से अधिकांश समुदाय? ये जो ऊपर लिखवाए, मोनपा, ओबर, मिसमी, ये सारे। ठीक है, अधिकांश समुदाय झूम कृषि करते हैं, जिसे शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्निंग कहते हैं। चलो लिखो आगे एक बार इसमें, स्लैश एंड बर्निंग कहते हैं। हाँ जी, ये है लास्ट टेक, देखना पांचवा। पांचवा कौन सा लिखवाया था मैंने? पांचवा कौन सा लिखवाया था मैंने? बोलना एक बार। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, ऐसा लिखना। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत लिखेंगे भाई इसमें। लिखना इसमें, हाँ लिखेंगे। ये हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। ये हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। सबसे पहले लेक्चर में यही बताया था मैंने। जो हिमालय पर्वत है, आप वेस्ट में देखेंगे, वेस्ट में आप देखेंगे सुलेमान, किरथर, है ना, ये सब इसी के भाग हैं। और मैंने इधर आपको बताया था, अगर आप आते हैं तो इंडिया के अंदर भी ये एक तो पूर्वी पहाड़ियाँ हो गई, और इसी के साथ में आप देखेंगे म्यांमार के अंदर, म्यांमार के अंदर है, और नीचे आप जाएंगे तो अपना अंडमान निकोबार तक यही है, सब इसी का विस्तार है वो, है ना। पूछ सकता है ये भी कि जो हिमालय का विस्तार, क्या ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या वहां तक है? हाँ है वहां पर भी। इसीलिए तो आपने देखे होंगे ना, वहां पर भी ज्वालामुखी आते हैं, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगा इसमें तो मैं पढ़ाऊंगा कि ज्वालामुखी इधर क्यों ज्यादा आते हैं। हम्म, म्यांमार के अंदर, हाँ म्यांमार के अंदर भी है। लिखना।
देखना, ये हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा है, उत्तर से दक्षिण दिशा में संरेखित है। कहाँ से कहाँ? उत्तर से दक्षिण, क्योंकि अभी जैसे मैंने ऊपर बनाया था ना, ये इस तरीका से, देखो इस तरीका से, तो उत्तर से दक्षिण है, इस तरीका से है ना। और हिमालय तो जैसे आपको पता है इस तरीका से है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो ये किधर है? नॉर्थ टू साउथ। देखना, उत्तर में इनको पटकाई बूम, ये जो ये पहाड़ी है ना, पूर्वी पहाड़ी, इनको उत्तर में क्या बोलते हैं? पटकाई बूम। पटकाई बूम नहीं लिख रहे? अच्छा देखो, ऐसे लिखना, पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक है। उत्तर में इनको क्या बोलते हैं? बूम बूम नहीं पटकई बूम, भाई बूम नहीं बोलते इसे, पटकई बूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्तर में इसे? पटकई बूम। याद रखना एग्जाम में, वहां भी धूम धूम हो सकती है, नहीं तो अगर भूल गए तो देखना, पटकई बूम पहाड़ियां, के बाद नागा पहाड़ियां, उसके बाद मणिपुर पहाड़ियां, उसके बाद मिजो यानी कि लुसई पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां या फिर लुसई पहाड़ियां, लुसई पहाड़ियां के रूप में, हाँ लुसई पहाड़ियां, लूसी, तो उससे याद कर लेना, लुसई पहाड़ियां ऐसे लिखेंगे, लुसई, लुसई पहाड़ियां, ठीक है। एक बार इसका क्रम याद रखना, नॉर्थ टू साउथ क्रम पूछ सकता है इनको। तो पहले लिख रहा पटकई बूम, फिर है नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, और दक्षिण में मिजो और लुसई पहाड़ी। नेक्स्ट लिखना, लिखना, यह क्षेत्र झूम खेती करने वाली कई आदिवासी समूह की, यह क्षेत्र झूम कृषि करने वाली कई आदिवासी समूह का निवास स्थान है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना, इन श्रेणियों का अधिकांश भाग, लिखना, इन श्रेणियों का अधिकांश भाग कई छोटी नदियों द्वारा अलग किया जाता है। इन श्रेणियों का अधिकांश भाग कई छोटी नदियों द्वारा अलग किया जाता है। मिजोरम और मिजोरम में बराक यानी कि जैसा मणिपुर और मिजोरम में बराक नदी, मणिपुर और मिजोरम में बराक नदी जिसे मेघना की सहायक नदी भी कहते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। मणिपुर और मिजोरम में बराक नदी जिसे मेघना की सहायक नदी भी कहते हैं, महत्वपूर्ण है। देखना, लिखना एक बार और, मणिपुर की भौगोलिक स्थिति की विशेषता है, लिखना, मणिपुर की भौगोलिक स्थिति की विशेषता है कि, मणिपुर की भौगोलिक स्थिति की विशेषता है कि बीच में लोकटक झील के नाम से जानी जाने वाली एक झील है, लोकटक झील, पुमड़ी के लिए जानी जाती है ना, हाँ पुमड़ी, लोकटक झील के नाम से जाने जाने वाली एक झील है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। मिजोरम जिसे मोलासिस, मिजोरम जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? मोलासिस, याद रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। मिजोरम जिसे मोलासिस बेसिन, मोलासिस बेसिन, देखना, मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, जो मृद और असंगठित चट्टानों से बना है, जो मृद और असंगठित चट्टानों से बना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये लेक्चर कंक्लूड करता हूँ, ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। ये लेक्चर यहाँ, हाँ फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। और यहाँ पर हमने आपको बताए कि जो हिमालय है उसके महत्वपूर्ण कौन कौन से और उपखंड हैं, और उनके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा की। आप नोट्स वैसे ही बनाकर चल रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया है, एक पेज लेते होंगे A4 साइज का, क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं और बता देता हूँ, A4 साइज का पेज लेना है। और जैसे कि इसके 2 साइड होंगे, तो यहाँ पर आपने ये टॉपिक डाला हुआ होगा, टॉपिक है आपका हिमालयाज। उसके बाद में आपने पहले डाल दिया होगा ग्रेट हिमालयाज,
फिर उसके बाद में इसके पीछे पीछे की साइड में आपने डाला होगा मध्य हिमालयास, और फिर दूसरा पेज लिया होगा वहां पर डाला होगा इसी तरीका से, और फिर इसी तरीका के पेज जो है फिर वो उपखंड बांट दिए होंगे, और जो नीचे जगह बची होंगी तो जब मैं आगे कभी अपडेट कराऊंगा तो वो जो भी पॉइंट होंगे आप इसी में अपडेट कर लेंगे, अलग से कोई नोट्स आप नहीं बनाएंगे। तो मेरी ऐसी उम्मीद आपसे है कि आप ये सब कुछ करके चल रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया वो आप कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। मेरी बातों को आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।